जब भी वह उन्हें देखती, उसके दिमाग में मायरा की सारी यादें आने लगती। उसे अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं था, और माही को देखकर उसे कुछ खाली खाली सा लग रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते वह सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता और नींद में वह जाकर माही के सीने से लग जाती है किसी छोटे बच्चे की तरह और उन्हें बहुत कसकर पकड़ लेती है। उसके होंठ धीरे से बुदबुदाते हैं, मम्मा। वहीं उसकी यह धीमी आवाज़ भी शायद सीधे माही जी के दिल तक पहुंच जाती है। उनके होंठ मुस्कुरा देते हैं और मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए नींद में ही कहती है, एंजल। दोनों के चेहरे पर सुकून था। माही जी शायद 13 सालों बाद इतने सुकून से सोई थी और मायरा शायद पहली बार अपनी माँ की गोद में सोई थी। देर रात एक परछाई धीरे धीरे मायरा के कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुला और वह परछाई अंदर आ गई। चांद की रोशनी खिड़की से होकर सीधे उस परछाई पर पड़ रही थी, जिससे उस शख्स का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन है। यह कोई और नहीं, केसेरा थे, जो ये देखने आए थे कि मायरा सोई है या नहीं। वह चुपके से बेड के पास आते हैं और कुछ देर तक मायरा और माही को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और साथ में सुकून भी, दोनों को इस तरह सुकून से सोते हुए देखकर। वह धीरे से मायरा और माही के सिर पर प्यार से चूमते हैं। फिर वह माही के बगल में लेट जाते हैं और कुछ ही देर में खुद भी उसी तरह सुकून से सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में, जहां मायरा सुकून से सोई हुई थी, वहीं कोई उससे जुड़ी हुई चीज़ों में सुकून तलाश रहा था। एक आलीशान 100 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर सीईओ के कैबिन में बैठा अभियान पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। उसकी कंपनी AM एंटरप्राइज न्यूयॉर्क की नंबर 1 कंपनी थी। यह अभियान और मायरा का मुख्य दफ्तर में ब्रांच था। भले ही उनकी कंपनियां अलग अलग थीं, अलग अलग सिटीज़ में थी, पर मायरा अपना ज़्यादातर समय अभियान के ही दफ्तर इस ऑफिस ब्रांच में बिताती थी। आज भी उस कैबिन में उसकी महक और उसकी यादों तो है, पर वो नहीं थी। वह काम तो कर रहा था, अपनी उंगलियों से कीमती कागज़ों को पलटता रहा था, पर उसके दिल में वो सुकून नहीं था। अभियान जो अब तक मायरा की यादों में ही डूबा था, न तो कोई काम कर रहा था और न ही किसी से मिल रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे कॉल करके बताया कि मायरा जिस प्रोजेक्ट पर बहुत समय से काम कर रही है, उसकी डील फाइनल करने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है। अगर वह इस डील को साइन नहीं कर पाया तो मायरा की इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और ऐसा अभियान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जानता था कि मायरा के लिए यह प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है, उसने कितनी मेहनत की है इसके लिए, इसीलिए वह आज ही न्यूयॉर्क आ गया था और तब से बस काम में डूबा था। वह मायरा और उससे जुड़ी चीज़ों को अभी आँच भी नहीं आने दे सकता था। इस प्रोजेक्ट में मायरा 50 अनाथालय खुलवा रही है, उन बेसहारा बच्चों के लिए जो दर दर भटकते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता। वह उन्हें सहारा देना चाहती थी, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। वह जानती थी कि एक अनाथ की जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जो दुख दर्द उसने अपने बचपन में सहे थे, वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी सहे। अगर वह उन मासूम बच्चों के लिए कुछ कर पाती तो उसे खुशी होती। इसीलिए उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे अब अभियान पूरा कर रहा था। अभियान जानता था कि मायरा बाहर से चाहे जितनी भी सख्त और मजबूत दिखे, पर वह भी अंदर से उस मासूम बच्चे की तरह है जिसे कुछ भी आसानी से नहीं मिला। उसने कितनी रातें भूखे पेट काटी हैं। वह बस प्यार चाहती है, देखभाल चाहती है, इसीलिए वह हर मुमकिन कोशिश करता था कि मायरा हमेशा खुश रहे। वह जो चाहे वह उसे दे सके। उसकी खुशी के लिए अभियान कुछ भी कर सकता था। आज तक उसने कभी मायरा से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मायरा उसकी जिंदगी है, जो उसे लगता है कि उसे छोड़कर जा चुकी है, पर उसे नहीं पता, बहुत जल्द उसकी तूफानी मायरा वापस आ रही है उसकी जिंदगी में। भारत इंडिया। सुबह का समय। सूरज दादा आ चुके थे और राठौर मेंशन में सब लोग जागकर अपने अपने कामों में लग गए थे, पर एक कमरे की लाइट्स अभी भी बंद थीं। वो कमरा किसी और का नहीं, मायरा का था। शायद उस कमरे में मौजूद लोगों की सुबह अभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि शायद सालों बाद उन्हें इतनी सुकून की नींद आई थी। तो चलो उनकी सुबह करते हैं। ग्रिन ग्रिन। उस कमरे में मौजूद बड़ी सी खिड़की के पर्दे हवा में उड़ रहे थे, जिससे सूरज दादा की कुछ किरणें उस कमरे में आ रही थीं और बेड पर सो रहे 3 लोगों को डिस्टर्ब कर रही थीं। माही जी बीच में लेटी थी, जबकि केसर और मायरा एक एक तरफ उन्हें हक किए हुए थे।
मायरा धूप के आने से अपना चेहरा कवर कर वापस सो जाती है, पर माही जी और के उठ चुके थे। माही जी उठकर बैठती हैं तो उनकी नज़र मायरा पर जाती है, जो एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह उनसे लिपटकर सो रही थी। उसे ऐसे देखकर माही जी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 13 साल बाद उनकी बेटी उन्हें ऐसे गले लगाकर लेटी थी। इस सुबह को वह शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। वह झुककर मायरा के बालों पर चूमती है और उसके सिर को थोड़ा सा सहलाती है। केएसआर जो ये सब देख रहे थे, उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है और आंखों में नमी। वह सोचते हैं, सच कहा था मायरा ने कि जब माही सुबह उठेगी और उसका चेहरा देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इतने कम समय में कितनी अच्छी तरह से जान गई है वो माही को। इतना सोचकर वह माही जी को देखते हैं, जो अब भी मायरा को ही देख रही थी। उन्हें ऐसे देखकर वह उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे कहते हैं, क्या हुआ माही? माही, जिन्हें शायद पता था कि केएसआर पहले ही जाग चुके हैं, उनकी बात सुन वह पलटते हुए बस उन्हें गले लगा लेती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है और उनकी आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें गिर जाती हैं। केएसआर उनसे फिर कुछ नहीं कहते, वह जानते थे कि माही का दिल भर आया है। कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद वह माही से दूर होते हैं, उनके आंसू साफ कर उनके सिर पर चूमते हैं। इसके बाद एक हल्की सी किस उनके होठों पर करते हैं, जिस पर माही जी झट से पीछे हो जाती है और उन्हें दूर करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर केएसआर अनजान बनते हुए कहते हैं, मैंने क्या किया? कुछ नहीं, माही मुंह सिकोड़ते हुए कहती है और बैग से नीचे उतर जाती है। केएसआर उन्हें देख के मुस्कुराते ही फिर मायरा को देखते हैं, जो गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर वह उसके सिर पर भी चूमते हैं और दोनों लोग मायरा को अच्छे से कवर कर कमरे से निकल जाते हैं। वो लोग मायरा की नींद खराब नहीं करना चाहते थे। शायद यह उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबहों में से एक थी। कुछ देर बाद मायरा की नींद खुलती है। वह अंगड़ाई लेते हुए उठती है और आसपास देखती है तो कमरा खाली था। सूरज की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। वह कुछ देर ऐसे ही पीठ के बल बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन कुछ ही पल में उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उस पर गंभीरता छा जाती है। वह खुद से ही बड़े गंभीर आवाज में कहती है, मायरा अपनी चीजें कभी शेयर नहीं करती। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, चाहे वो अभियान हो या डैड या फिर मॉम। इतना बोल बार रुकती है, फिर एक टैडी स्मील के साथ आगे कहती है, अब मुझे सिर्फ अभियान नहीं चाहिए, मुझे मॉम डैड भी चाहिए। जिंदगी में एक मॉम डैड होना इतना अच्छा होगा, ये मुझे पहले पता नहीं था। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वह अपने बेड से उठकर गुनगुनाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। डाइनिंग एरिया। सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर मायरा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह अभी तक नहीं आई थी। जानकी जी ने नौकरानी मेड को उसे बुलाने भेजा तो उसने कहा कि वो कुछ देर में आ रही है। सानिया और शान, जिन्हें इस मायरा का इंतजार करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मायरा इस घर की मालकिन है और वे सब नौकर। पर वे अभी कुछ कह नहीं सकते थे। शान इसलिए क्योंकि उसे पता था कि कल हुए ड्रामे की वजह से वह अभी सबकी नज़रों में है, और सानिया जिसे बस सही मौके का इंतजार था, क्योंकि शायद उसने कुछ बड़ा सोच रखा था। खैर, 5 मिनट बाद लिफ्ट खुलने की आवाज़ आती है। सब लोग उधर देखने लगते हैं जहां से मायरा अपने ही एक समृद्ध और प्रभावशाली अंदाज में, रिच और कोल्ड ऑरा में, काले शर्ट और काले ट्राउजर में किसी डेविल क्वीन की तरह चलती हुई उनके पास आ रही थी। उसके दाहिने हाथ में पट्टी बंधी थी, जहां उसे कल चोट लगी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह आगे आकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। सब लोग उसे ही देख रहे थे, जैसे सबको एक उम्मीद थी कि शायद उसकी नाराजगी कुछ कम हुई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। वह सबको नज़रअंदाज कर अपना नाश्ता करने बैठे जाती। माही जी उसे खाना सर्व करती है, जिस पर वो कुछ नहीं कहती, जिससे माही जी थोड़ा अच्छा लगता है और उनके फेस पर स्माइल आ जाती जो मायरा देख लेती। जानकी जी मायरा हाथ का देख और उससे पूछती है, अब तुम्हारा हाथ कैसा है एंजल? और कल अचानक क्या हो गया था? उनकी बात सुन तो मायरा मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देती है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक दादी, आप फिक्र न करें। शायद वो कप जिसमें चाय थी थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। उसकी बात सुन कि वो ठीक ही जानकी जी की थोड़ी चिंता कम होती है। ताबी माही जी उससे कहती है कि वो उसे खिला दे, पर मायरा मना कर देती है।
पर सानिया तो सानिया है, उसे तो मौका चाहिए कुछ बोलने का, इसलिए वो मायरा को देखे हुए बहुत प्यार सी कहती, मायरा तुम मेरी और शान की वजह से मोम से क्यों नाराज? हाँ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, तुम अपने हाथों से कैसे खा पाओगी? जब हमें चोट लगती थी तो मोम हमेशा अपने हाथों से खिलाती थी, उसने धीरे से कहा, इससे उन्हें सुकून मिलता था। तो तुम भी मोम के हाथ से खा लो, उन्हें अच्छा लगेगा। इतने समय बाद तुम्हें अपने हाथ से खिला के तुम मोम के लिए इतना तो कर ही सकती हो। उसकी बातें इतनी मीठी और सच्ची थी कि जैसे उसने हर शब्द दिल से तराशा हो, किसी का भी दिल उसकी बात सुन के धोखा खा सकता था। तभी सानिया की मीठी बातों सुनकर दीपिका मायरा को ताना मारते हुए कहती है। उसकी आवाज में गुस्सा और खींच साफ झलक रही थी। क्या सानिया, तुम भी किसे समझा रही हो? जिसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, वो तो चाची को अपनी माँ भी नहीं मानती, और उसे ड्रामे करने के अलावा कुछ आता भी है। उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, पहले ही इतना लेट आई जैसे कहीं की महारानी हो, और अब अपने उस चोट लगे हाथ से खाएगी। फिर अपने आप को सबके सामने ऐसा दिखाएगी जैसे उससे ज्यादा दर्द में तो कोई है ही नहीं। अटेंशन लेने का एक मौका नहीं छोड़ सकती है ये। सानिया की मीठी बातों और दीपिका का टाउन सुनकर मायरा आंखें सख्त हो जाती है, और वह सानिया को ऐसी तीखी नजरों से घूर के देखती है जिससे एक पल के लिए सहम जाती है। मायरा का व्यक्तित्व और ही ऐसा था, उसका एक रौब था जो सब पर भारी पड़ता था। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, मायरा की आवाज में बर्फ की जैसी ठंडी थी, कि अपनी ये जुबान थोड़ी कम चलाया करो, नहीं तो किसी लायक नहीं रहेगी ये। उसने उसे घुरते हुए अपनी बात जारी रखी, और दूसरी बात, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मिसेस केसर अपने सौतेले बच्चों से कितना प्यार करती ही। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने एक नज़र माही जी की तरफ देखा। माही जी की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मायरा ने वापस सानिया की तरफ देखा और कहा, और तीसरी बात, तुमने मुझे क्या अपनी तरह निकम्मा समझ रखा है, जो छोटी सी चोट लगने पर भी अपने काम खुद न कर पाऊं और दूसरों पर निर्भर रहूं? बाहर आओ अपनी इस गलतफहमी से। मैं मायरा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर मेरे एक हाथ में चोट लगी है तो दूसरा बिल्कुल सही सलामत है, समझी? मायरा का गुस्सा अब दीपिका की तरफ मुड़ जाता है। उसकी आवाज में वही तीखापन था जो किसी धारदार चीज जैसा लगता है। और आप मिस दीपिका, उसने सीधे दीपिका की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरा इंतजार करें। यह आपकी समस्या है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी, न कि मेरी। दीपिका ने उससे इस तरह के सीधे जवाब की उम्मीद नहीं की थी, और वह कुछ पल के लिए शांत रह गई। तभी शान, जो ये सब देख रहा था, उससे अपनी बहन सानिया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह बीच में बोल पड़ता है, पर तुम तो राइट हैंडेड हो ना, तो तुम अपने लेफ्ट हैंड से कैसे खाओगी मायरा? सानिया तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। शान की बात सुनकर मायरा ने उसकी तरफ घुर के देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मैं राइट से खाऊं या लेफ्ट से, तुम दोनों भाई बहनों को इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसने शान और सानिया दोनों को देखते हुए आगे कहा, तुम दोनों ने क्या सबको अपनी तरह कचरा समझ रखा है? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। मैं राइट हैंड भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और लेफ्ट भी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, तुम्हारी तरह निथल्ली नहीं, समझे? ये कहकर मायरा एक क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान में अहंकार का भाव था। उसे दोनों भाई बहन की बेइज्जती करके बहुत अच्छा लग रहा था। मायरा की तीखी बातों को सुनकर माही जी उसे चुप कराने के लिए बोलती है, बस मायरा, तुम्हें हुआ क्या है? इससे पहले कि माही जी कुछ और कह पाती, मायरा ने उन्हें घूरकर देखा और भारी आवाज में कहती है, अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी बिना कुछ खाए। तो सोच लीजिए, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ बैठकर नाश्ता करूं तो आप भी चुपचाप अपना काम करिए। मेरे मामलों में आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मायरा की इस धमकी भरी बात से माही जी वहीं रुक गईं और कुछ भी नहीं बोल पाईं। वह नहीं चाहती थी कि मायरा खाना छोड़ के जाए। मायरा ने अपनी बात का असर देख लिया था और वह बिना किसी की परवाह किए आराम से नाश्ता करने लगी। उसके आगे फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक शब्द भी बोल पाता। कुछ देर बाद जानकी जी के एसआर की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, कुछ आपने क्या सोचा है सगाई के बारे में? कल तो आपने कुछ साफ बताया नहीं था। उनकी बात सुनकर सब लोग उन्हें देखने लगे। केसर ने एक नज़र मायरा की तरफ देखा,
जिसने उन्हें हाँ में इशारा किया। इस इशारे से आश्वस्त होकर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, जो जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा माँ। 1 हफ्ते बाद सगाई होगी। केसरा की बात सुनकर जानकी जी ने सिर हिलाकर सहमति देती है। वही उनकी बात सुन सानिया अपनी मुठियां भिज लेती है। नाश्ते के बाद सब लोग लिविंग रूम में आकर बैठ गए। केसरा, गौतम और वीर अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और बाकी लोग अपने काम के लिए। मायरा अपने कमरे में जा रही थी, तभी जानकी जी ने उसे रोक लेती है। जानकी जी ने उसे अपने पास बिठा और बड़े प्यार से कहती है, बेटा अब जब तुम्हारी सगाई में ज्यादा समय नहीं बचा है तो उसकी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। हमने सोचा है कि तुम आज सबके साथ शॉपिंग पर चली जाओ। उनकी बात सुन के मायरा ने एक प्यारा सा चेहरा बनाया और कहा, दादी मेरा जाना जरूरी है क्या? आप देख लीजिए ना, मुझे कुछ जरूरी काम है। उसकी बात सुनकर जानकी जी हंसते हुए बोली, बेटा सगाई तुम्हारी है, मेरी नहीं, इसलिए तुम्हें शॉपिंग पर तो जाना पड़ेगा। मायरा ने हार मानते हुए एक सीधा सा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है दादी, मैं चली जाऊंगी, पर अकेले। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वह इंसान हमारी उम्मीद तोड़ता है तो बहुत दुख होता है। उसने सबको एक नज़र देखा और उसके शब्दों ने सबके दिल में एक टीसी पैदा कर दी। माही जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने जल्दी से छिपा लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, जानकी जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तुम माही और बाकी सबके साथ जाओगी। हम जानते हैं कि तुम सबसे नाराज हो और हम यह नहीं कह रहे कि तुम अपनी नाराजगी दूर करो, बस हम इतना कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं जाओगी। जानकी जी ने उसे अपने पास बिठा और बड़े प्यार से कहती है, बेटा अब जब तुम्हारी सगाई में ज्यादा समय नहीं बचा है तो उसकी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। हमने सोचा है कि तुम आज सबके साथ शॉपिंग पर चली जाओ। उनकी बात सुन के मायरा ने एक प्यारा सा चेहरा बनाया और कहा, दादी मेरा जाना जरूरी है क्या? आप देख लीजिए ना, मुझे कुछ जरूरी काम है। उसकी बात सुनकर जानकी जी हंसते हुए बोली, बेटा सगाई तुम्हारी है, मेरी नहीं, इसलिए तुम्हें शॉपिंग पर तो जाना पड़ेगा। मायरा ने हार मानते हुए एक सीधा सा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है दादी, मैं चली जाऊंगी, पर अकेले। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वह इंसान हमारी उम्मीद तोड़ता है तो बहुत दुख होता है। उसने सबको एक नज़र देखा और उसके शब्दों ने सबके दिल में एक टीसी पैदा कर दी। माही जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने जल्दी से छिपा लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, जानकी जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तुम माही और बाकी सबके साथ जाओगी। हम जानते हैं कि तुम सबसे नाराज हो और हम यह नहीं कह रहे कि तुम अपनी नाराजगी दूर करो, बस हम इतना कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं जाओगी। अब आगे बंदर 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 बंदर। पर दादी, मायरा ने उनकी बात के बीच में टोकते हुए कहा, क्योंकि उसे इन लोगों के साथ नहीं जाना था। लेकिन जानकी जी ने भी जिद पकड़ ली थी। उन्होंने मायरा को ऐसे देखा कि वह कुछ नहीं कह पाए और आखिरकार उनकी बात मान गई। जानकी जी नहीं चाहती थी कि मायरा अब और माही और उनके बेटे से दूर रहे, क्योंकि उसके जगह जो सानिया ने ली वो उस वापस ले सके। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, इतना बोलकर मायरा बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे सिर्फ मायूसी सी खड़े कुछ लोग रह जाते हैं। मायरा के जाने के बाद लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी दीपा जानकी जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ ये सगाई कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। मतलब मायरा अभी बस 19 साल की है और उससे बड़ी सानिया और दीपिका भी हैं। दीपा की बात सुनकर जानकी जी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मायरा विक्रम से सगाई करना चाहती है और अभी बस सगाई हो रही है, शादी नहीं। इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र करनी है तो दीपिका की फिक्र करो। जानकी जी की आवाज में नाराजगी थी। हमने उसे कितना अच्छा लड़का बताया था, शिवम समीर का छोटा भाई, पर तुम्हारी बेटी को वो लड़का पसंद ही नहीं आया। उसे वो अपने रुतबे से नीचे लगता है। उसकी हैसियत तुम्हारी बेटी के बगल में खड़े होने की भी नहीं लगती। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए शक्ति से कहा, पर शायद उसे यह नहीं पता कि शादी करने के लिए हमें पैसा नहीं, दिल देखना चाहिए, जो उसका कितना अच्छा है। समझाए आप दोनों अपनी बेटी को। इतना कहकर जानकी जी ने दीपिका को एक नज़र देखा, जिसका मुंह बन गया था। उनकी बात सुनकर इतना बोल वह अपने कमरे में चली जाती है। उन्हें शिवम बहुत पसंद था। वह एक नेक दिल, ईमानदार और काबिल इंसान था, जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। उसके पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं,
वो उनके लिए काम करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। अब शिवम गौतम के अंडर काम करता था और समीर की सेरा के अंडर। लेकिन दीपिका को शिवम अपने लायक नहीं लगता था। उसके हिसाब से वह राठौर खानदान की बेटी थी और शिवम सिर्फ एक कर्मचारी, उसके भाई की कंपनी में काम करने वाला एक नौकर, जो उसके स्तर का नहीं था। ये सब उसे सानिया ने ही कहा था कि शिवम उसके लायक नहीं, उसे अपने लिए एक रिच आदमी ढूंढना चाहिए जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। वही दीपा जी और उनके पति सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें जानकी जी की बात सही लग रही थी। शिवम सच में बहुत अच्छा लड़का था और उनकी बहुत इज्जत भी करता था, पर सानिया उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। वही जानकी जी की बात सुनकर दीपिका चिढ़कर बोलती है, ओह गॉड, पता नहीं दादी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मायरा के लिए विक्रम सहाय, जो सहाय एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं, को पसंद किया और मेरे लिए एक मामूली सा कर्मचारी। इतना बोलकर वह मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। मायरा अपने कमरे में बैठी अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत अपनी बुगाटी की चाबियां उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगती है, उसकी नज़र सानिया पर पड़ती है। सानिया बगीचे में खड़ी थी और बेचैनी से बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। मायरा उसे एक नज़र देखती है और एक तीखी मुस्कान के साथ कहती है, आज तुम्हारा एक प्यादा तो गया, बचा सकती हो तो बचा लो सानिया। इतना कहकर वह जोर से हंसती है और अपनी बुगाटी में बैठकर तेजी से वहां से निकल जाती है। मायरा की बुगाटी सड़क पर सरपट दौड़ी चली जा रही थी, जैसे समय को पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे शहर की चकाचौंध और भीड़ से दूर उसकी गाड़ी एक सुनसान वीरान इलाके में जाकर रुकती है। जैसे ही इंजन शांत होता है, एक बड़ा सा लोहे का गेट खुलता है, जिसे एक गार्ड ने जल्दी से खोला था। उसकी गाड़ी उस लोहे के गेट के अंदर जाती है। गाड़ी रुकते ही मायरा धीरे से बाहर आती है। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती है, फिर जाके सामने की ओर ठहर जाती है। सामने एक विशाल विला खड़ा था। बाहर से उसमें कोई खास चमक दमक या सुरक्षा नहीं थी, सिवाय एक अकेले गार्ड के। पर वह कोई साधारण गार्ड नहीं लग रहा था। उसकी मुद्रा और आंखों में एक अलग ही शक्ति थी। बाहर से देखने में वह विला किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था, जिसमें न कोई रोशनी थी और न ही कोई रौनक। पूरे क्षेत्र एरिया में उस विला को छोड़कर कुछ भी नहीं था, बस घने पेड़, जंगली झाड़ियां और सन्नाटा। उन्हीं के बीच वह विला था जो किसी भूतिया बंगले जैसा लग रहा था। मायरा शान से चलते हुए उस विला की तरफ जाती है। जैसे ही उसकी आंखें एक सेंसर पर स्कैन हुई, एक इलेक्ट्रॉनिक गेट अपने आप खुल जाता है और वह उसके अंदर चली जाती है और गेट अपने आप बंद हो जाता है। मायरा अपने शांत और प्रभावशाली पावरफुल और व्यक्तित्व के साथ अंदर दाखिल होती है। वह विला, जो बाहर से किसी खंडहर सा लग रहा था, अंदर से बिल्कुल अलग था। पूरा विला आधुनिक रोशनी से जगमगा रहा था और हर जगह नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे थे। काले यूनिफॉर्म पहने, जिनके सीने पर MA लिखा था, साथ में ग्रीन एस का लोगो लगा था, वे हटे कट्टे बेहद प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स जगह जगह खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वे किसी मूर्ति की तरह स्थिर थे, मानो उनके अंदर कोई भावना ही न हो। वह जगह किसी राजा के दरबार जैसी लग रही थी। मायरा अपने चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन लिए, अपने शांत और कोल्ड ऑरा के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हवा में एक अजीब सा दबाव पैदा हो रहा था। सारे बॉडीगार्ड्स जो दो कतारों में खड़े थे, मायरा उनके बीच से निकल कर जा रही थी और वे एक एक करके उसके सामने सिर झुकाते जा रहे थे। मायरा सीधे सामने रखी हुई एक एक क्वीन चेयर तक जाती है और उस पर बैठ जाती है। उस कुर्सी पर मायरा के बैठते ही एक गार्ड उसके सामने आकर सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें नीचे थीं, वह बस अपनी मालकिन के एक इशारे का इंतजार कर रहा था। मायरा ने एक नज़र बाकी गार्ड्स पर डाली, जो अभी भी अपनी जगह पर बुत की तरह खड़े थे। फिर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ और सर्द आवाज में उससे पूछती है, पता चला उस गाड़ी में बम किसने लगाया था? तो मैं पहले आपको बता दूं कि मायरा कहाँ है और ये गार्ड कैसे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मायरा की जिंदगी मिस्ट्री से भरी है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ के बारे में तो अभियान भी नहीं। इन्हीं सीक्रेट में से एक है उसकी अपनी MA आर्मी। कुछ साल पहले जब बिजनेस की दुनिया में उस पर और अभियान पर लगातार हमले होने लगे थे, तब मायरा ने एक ऐसी सीक्रेट गैंग बनाई थी जो सिर्फ पर्दे के पीछे में रहकर काम करती थी।
मायरा न कभी इस गैंग के लोगों से मिली थी और न ही इन लोगों ने कभी मायरा का चेहरा देखा था। वे सिर्फ उसकी आंखों की स्कैनिंग और उसकी आवाज़ को ही पहचानते थे। स्पाई की तरह ये सभी लोग पूरी सीक्रेट तरीके से मायरा के लिए काम करते थे। मायरा उन्हें सिर्फ कोड्स के जरिए आदेश देती थी, इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनकी बॉस कौन है। आज वे पहली बार अपनी बॉस से मिल रहे थे। जब माया और अभिन का एक्सीडेंट हुआ था, तभी मायरा ने अभियान को संभालने और सुरक्षित रखने के लिए इन्हीं लोगों को बुलाया था। ये हमेशा अभियान की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ये गैंग कभी सामने आकर काम नहीं करती, इसीलिए ज्यादातर लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते तक नहीं हैं। ये सिर्फ तभी एक्टिव होती है जब मायरा का आदेश मिलता है। इसी गैंग ने मायरा के कहने पर इस विला का इंतजाम किया था और आज उन्हें यहाँ आने का आदेश मिला था, क्योंकि आज मायरा इन सब से पहली बार आमने सामने मिलने वाली थी। आज पहली बार वे सभी अपने बॉस को देख रहे थे। इससे पहले उन्हें हमेशा डिजिटल माध्यम से ही आदेश मिलते थे, पर आज उन्हें पता था कि वे अपने बॉस से मिलने वाले हैं, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो एक ऐसी शख्सियत होंगी। देखने में मायरा यकीनन मासूम और भोली भाली लग रही थी, पर उसके चेहरे पर वो शून्य भाव और उसके आसपास का शांत और ठंडा माहौल हर किसी के दिल में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। बैक टू द स्टोर। पता चला उस गाड़ी में बम किसने लगाया था। वो सर्द आवाज जो आज तक सिर्फ फोन या कंप्यूटर से सुनी थी, सामने से सुन के बोगार्ड कांप जाता है और अपनी कांपते हुई आवाज में बोलता है, जी बॉस, पता चल गया है कि मिस्टर ए की गाड़ी में बम किसने लगाया था। इतना कहकर वह थोड़ा रुका, फिर धीमी आवाज में अपनी बात जारी रखी। 3 साल पहले मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड माया मैम ने एक बिजनेस टाइकून केएसआर की जान बचाई थी। केएसआर के दुश्मनों ने उन्हें मारने की एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन माया मैम की वजह से वे लोग कामयाब नहीं हो पाए। पर उस हमले में माया मैम को चोट लग गई थी। गार्ड ने सिर झुकाते हुए आगे कहा, इसके बदले में मिस्टर ए और केएसआर ने उन दुश्मनों के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनके कई आदमी भी मारे गए। वे लोग तभी से बौखलाए हुए थे और माया मैम और मिस्टर ए से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने इंतजार किया और मौका मिलते ही माया मैम के एक पुराने आदमी को खरीदकर उनकी गाड़ी में बम लगवा दिया। ये कहकर हेड गार्ड खामोश हो जाता है। उस पूरे हॉल बिल्कुल शांति थी, किसी की तेज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। वही उसकी सारी बातें सुनकर मायरा की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। ये सोचकर उसका दिमाग फट रहा था कि अगर उसके अभी को कुछ हो जाता तो क्या होता। उसके आंखों में दर्द और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मायरा ने दांत पीसते हुए उस गार्ड को देखा और गरज कर पूछा, वो आदमी कहाँ है। मायरा की गुस्से भरी आवाज सुनकर गार्ड कांप जाता है, फिर अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, बॉस, उस आदमी को मिस्टर ए ने पकड़ लिया था और वह अभी उन्हीं के पास है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने ये हमला करवाया था। उसकी बात सुन मायरा ने आगे कहा, बॉस, मिस्टर ए और केएसआर के आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं, पर अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला। सिर्फ कुछ छोटी छोटी गैंग्स हाथ लगी हैं, जिन्होंने पैसों के लिए ये सब किया था। असली दुश्मन कौन है अभी भी पता नहीं चला है। गार्ड ने अपनी बात खत्म की और चुप हो गया। पता नहीं चला है तो पता लगाओ। मायरा की आवाज बिल्कुल सर्द थी। वह अपनी सीट से उठी, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। एक एक चीज को दोबारा से चेक करो। केएसआर के दुश्मनों की पूरी लिस्ट निकालो और पता लगाओ कि उनमें से कितने अभी भी जिंदा हैं, कितने एक्टिव हैं और हर एक का क्या स्टेटस है। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए जिसने ये सब किया है, मेरी आंखों के सामने। मायरा ने गुस्से से भरे लहजे में उस गार्ड को देखते हुए ऑर्डर दिया। जी बॉस, गार्ड ने बिना कोई सवाल किए तुरंत जवाब दिया। मायरा ने उसे देखा, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान खिल गई। मायरा उससे धीमी पर खतरनाक आवाज में पूछती है, वो कहाँ है। उसकी मुस्कान देखकर गार्ड बुरी तरह से कांप जाता ही और हकलाते हुए बोलता है, वो बॉस, टॉर्चर रूम में नंबर 29 के साथ। इस गैंग में किसी का नाम नहीं, सबको नंबर कोड से बुलाते हैं। उसकी बात सुनकर मायरा की हंसने लगती है और हंसते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और बोलती है, ओह नंबर 29, चलो तो फिर हमारे पहले मेहमान से मिला जाए। इतना कहकर मायरा सभी गार्ड्स के बीच से होते हुए टॉर्चर रूम की तरफ जाने लगती है। मायरा थोड़ा चलते हुए कुछ दूरी पर एक कमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है।
गार्ड ने फुर्ती से उस कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर का नज़ारा देखकर मायरा के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ जाती है। वह वही दरवाजे से पीठ टिकाकर आराम से अंदर का दृश्य देखने लगती है। कमरे के अंदर एक लड़का कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी, पूरा शरीर लहूलुहान था और कपड़े फटे हुए थे। उस लड़के के ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने भी बाकी गार्ड्स की तरह ही वर्दी पहन रखी थी। उसकी वर्दी पर एक बैच था जिस पर नंबर 29 लिखा था। वह बिना रुके लगातार एक डंडे से उस लड़के को मारती जा रही थी। मायरा के साथ आया गार्ड जल्दी से अंदर जाकर नंबर 29 के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसकी बात सुनते ही वह रुक जाती है और अपना सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। उसकी नज़रें अभी तक मायरा पर नहीं पड़ी थीं। उसे रुकता देख मायरा धीरे धीरे चलती हुई अंदर आती और वहां रखे सोफे पर किसी रानी की तरह बैठ जाती है। उसकी निगाहें नंबर 29 पर जा टिकी थी। नंबर 29 काशिश मेहता, जिसकी उम्र 21 साल है। वह माया की टीम की एक सदस्य है जिसे लोगों को मारने में सुकून मिलता है। यह एक दोहरी जिंदगी जी रही है, दुनिया के सामने अलग और मायरा की टीम की सदस्य बनकर अलग। इसके माता पिता नहीं हैं। 15 साल की उम्र में उनका कत्ल हो गया था। तभी से उसके मन में सिर्फ बदला लेने की आग है, जिसकी वजह से वह आज यहाँ है। यह एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी है और माया की वजह से ही वह अपना बदला पूरा कर पाई है, इसलिए उसने अपनी जिंदगी माया के नाम कर दी है। मायरा नंबर 29 को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, शाबाश नंबर 29, वेल डन, तुमने हमारे मेहमान की बहुत अच्छी खातिरदारी की। मायरा की बात सुनते ही नंबर 29 की भौहें आपस में सिकुड़ जाती ही। उसे ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें मायरा की नज़रों से मिली। उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह एक कदम पीछे हट गई। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मायरा। नंबर 29 मतलब काशिश मेहरा की नज़र जैसे ही मायरा पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। आंखें हैरत से फैल गईं। उसका चेहरा ऐसा हो गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसके लिए वह इतने सालों से काम कर रही है, वह खतरनाक बॉस उसकी दोस्त मायरा होगी। वहीं मायरा उसे एक खतरनाक मुस्कान के साथ देख रही थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि काशिश का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। वह बिल्कुल शांत और स्थिर बैठी थी। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। आखिर काशिश उसकी ही टीम की सदस्य थी, उसे ये सब पता होना तो स्वाभाविक था। काशिश मायरा को पिछले 6-7 सालों से जानती थी। मायरा जहां विदेश में अपने नाना नानी के साथ रहती थी, काशिश भी वही एक आम लड़की की तरह रहती थी। किसी को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। काशिश मायरा की बहुत अच्छी दोस्त थी, दोनों साथ में पढ़ते थे। पर उसे कभी नहीं लगा कि वह भोली भाली, मासूम, शांत लड़की मायरा इतनी खतरनाक निकलेगी। एमए गैंग की बॉस। वह अभी अपनी हैरानी में ही थी, तभी उसके कानों में मायरा की ठंडी, तीखी आवाज पड़ती है, जो उसे हकीकत में लाने के लिए काफी थी। क्या हुआ नंबर 29, तुम इतनी सदमे में क्यों हो? मायरा ने अपनी उसी शांत, ठंडी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी गहराई थी। उसने कशिश को देखते हुए आगे कहा, लगता है तुम अपने बॉस को देखकर खुश नहीं हो। ये कहते हुए उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसकी उस मुस्कान को देखकर कमरे में मौजूद हर शख्स की रूह तक कांप गई। काशिश, जो अब तक इस सच को मानने से इनकार कर रही थी, अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। तो बिना एक पल भी सोचे वह घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना सिर झुकाकर और हड़बड़ाते हुए बोलती है, सॉरी बॉस। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप। वह चुप हो गई, उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वही उसकी घबराहट देखकर मायरा हंसने लगती है, लेकिन वह हंसी अच्छी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। वह हंसते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और उस कुर्सी पर बंधे लड़के के पास जाकर उसके चारों ओर घूमने लगती है। उसकी आंखें अभी भी काशिश पर ही टिकी थीं, जिसकी वजह से काशिश की हथेलियां पसीजने लगती है। मायरा ऐसे ही गोल गोल घूमते हुए बोलती है, क्या हुआ नंबर 29? या कहूँ काशिश, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें शौक लगा है ना? उसकी बात सुनकर काशिश ने बस हाँ में सिर हिला देती और बोलती है, हाँ वो थोड़ा सा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, मेरा मतलब बॉस आप।
उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसका जवाब सुनकर मायरा उसी तरह घूमते हुए बोलती है, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मायरा, जो इतनी भोली भाली दिखने वाली लड़की है, एमए गैंग की बॉस होगी, यही ना। इतना कहकर वह उस लड़के के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और काशिश की तरफ देखते हुए एक टैडी मुस्कान के साथ वह आगे कहती है, लेकिन क्या इस पर यकीन करना इतना मुश्किल है, जबकि तुम खुद एक नॉर्मल कॉलेज जाने गोइंग लड़की होकर इस जासूसी गैंग की सबसे खतरनाक सदस्य हो सकती हो, तो मैं इसकी बॉस क्यों नहीं। मायरा ने अभी इतना ही कहा था कि उस कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। उस दर्दनाक चीख को सुनकर सबकी निगाहें उस तरफ मुड़ गईं, जहां मायरा ने न जाने कब उस लड़के के कंधे में एक छोटा सा चाकू घोंप दिया था। वह बड़े आराम से वहीं खड़ी होकर उस चाकू को गोल गोल उसके कंधे में घुमा रही थी, जैसे कोई पेंसिल से नोटबुक पर शकल बना रहा हो। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उसे ये सब करने में मजा आ रहा हो। उसकी इस हरकत पर वहां मौजूद सारे गार्ड, जो खुद को निडर मानते थे, उनकी रूह तक कांप गई। वे चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न हों, उनकी बॉस कुछ अलग ही थी। मायरा बड़े आराम से काशिश की तरफ देखते हुए बोलती, हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ याद आया, तुम इस गैंग की मेंबर हो सकती हो, पर मैं इसकी लीडर नहीं। इतना बोलकर वह एक आईब्रो ऊपर करके काशिश को देखती है, जैसे उस लड़के की चीखें जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वहीं काशिश उसका सवाल सुनकर तुरंत बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बॉस, सॉरी, मैंने आप पर डाउट किया। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो चलो अब असली काम की तरफ बढ़े। इतना कहकर मायरा ने एक तेज झटके के साथ चाकू को उस लड़के के कंधे से बाहर खींच लिया और एक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन मायरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बड़े आराम से वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। वही उसकी बात सुन काशिश ने बिना एक शब्द कहे बस हाँ में सिर हिलाया और अपना सिर उसके सामने झुका लिया। फिर मायरा ने उस लड़के की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहती है, इसकी आंखों से पट्टी हटाओ। मायरा की बात सुनकर काशिश जल्दी से जाकर उस लड़के की आंखों से पट्टी हटा देती है। वह लड़का, जिसका नाम रोहित था, कराहते हुए अपनी आंखें खोलता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर में उसकी आंखें माहौल के हिसाब से ढलती हैं और वह सामने देखता है। वहां मायरा आराम से सोफे पर बैठी उसी चाकू से खेल रही थी और काशिश उसके पास ही चुपचाप खड़ी थी। रोहित, जो उन दोनों को एक साथ अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है, फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? फिर उसकी नजरें पूरी तरह मायरा पर जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है, मायरा, ये क्या है? अरे यार बोलो न कुछ, क्या इस काशिश ने तुम्हें परेशान किया है? मेरे हाथ खोलो, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। उसके शब्द दर्द और गुस्से से भरे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काशिश, मेरी दोस्त को हट करने की? मायरा, तुम मेरे हाथ खोलो, इस कशिश को तो मैं बता हूँ। उससे बोला नहीं जा रहा था। काशिश ने पहले ही उसकी हालत खराब कर दी थी और उसके बाद मायरा का वो वार। वही रोहित की सारी बातें सुनकर मायरा की आंखें गहरी हो जाती है। उनमें एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। वह रोहित की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में सीधे उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? तुम अपनी गलती नहीं जानते? उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर रोहित एक पल को कांप जाता है, पर खुद को संभाल वह मायरा की तरफ देखता है और कहता है, कैसी बातें कर रहे हो मायरा? मुझे कैसे पता होगा? तुमने मुझे क्यों यहाँ बांध रखा है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। रोहित, मायरा का दोस्त, जो 2 सालों से किसी साई की तरह उसके साथ रहता था। मायरा के बाकी दोस्त उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, पर मायरा उसे बहुत मानती थी क्योंकि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह मायरा की हर वो खबर रखता था जो मुमकिन थी, पर सारी नहीं, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं था। रोहित की बात सुनकर मायरा के होंठों के कोने टेढ़े हो जाते हैं। वह उसे देखते हुए बोलती है, दोस्त? हाँ, तुम तो मेरे दोस्त हो जिसने 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी। इतना कहकर मायरा रुकी, फिर उसे घुरते हुए आगे कहती है, पर वो एक्सीडेंट भी तो तुमने ही करवाया था, मेरी जान बचाने का नाटक करने के लिए, ताकि तुम मेरे करीब रह सको।
मेरे दोस्त बन सको और तुम मेरे करीब रहकर मेरी सारी जानकारी अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड सानिया को दे सको, उसे खुश कर सको। 2 साल, पूरे 2 साल तक तुमने दोस्ती का ढोंग रचा, फिर मुझे धोखे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इंडिया आने पर मजबूर किया और फिर मेरा एक्सीडेंट करवाया। इतना कहकर मायरा रुकी, फिर हंसते हुए आगे बोली, पर तुम्हारा बैड लक कहो या मेरा गुड लक, मैं उस एक्सीडेंट से बच गई। इतना कहकर मायरा चुप हो जाती और रोहित के चेहरे के भाव देखने लगी। उसके भाव हद से ज्यादा खराब हो चुके थे क्योंकि उसका सच अब मायरा के सामने आ चुका था। पर फिर भी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। आखिर वह सानिया का आदमी था। वो मायरा की तरफ देखते हुए समझाने वाले टोन में कहता है, मायरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो किसी सानिया को जानता तक नहीं। मेरी बात का यकीन करो, जिसने भी ये सब तुमसे कहा है सब झूठ है। प्लीज मायरा, मेरी एक बार तो सुनो। वही उसकी सारी बकवास सुनकर मायरा ने एक पल भी नहीं सोचती है। गुस्से में उसने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी तरफ फेंक देती है, जो सीधे जाकर उसके के सीने में लगता है और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकलती है। मायरा की आंखें आग उगल रही थी। वह उसे देखते हुए गुस्से से कहती है, चुप, बिल्कुल चुप। उसके वार से रोहित जो दर्द तड़प रहा था, पर जब उसे लगा कि मायरा उसकी बातों में नहीं आ रही, उससे मिन्नतें बेकार हैं, तो उसके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से मायरा को देखते हुए बोलता है, ये तुम सही नहीं कर रही हो मायरा। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, मेरे डैड कौन है, मेरे पीछे किसका हाथ है। चुपचाप मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह उसकी तरफ देखकर बोलती है, अच्छा, कौन है तेरा बॉस? किसका हाथ ही तेरे पीछे, बता जरा, मैं भी तो जानूं। वही मायरा का सवाल सुनकर रोहित एक पल को शांत हो जाता है और उसकी यह खामोशी मायरा की मुस्कान को और गहरा कर देती है। वह रोहित की तरफ देखते एक चालाकी भरी स्माइल देते हुए कहती है, अच्छा चल ठीक है, एक डील करते हैं। तुम मुझे अपने बॉस का नाम बता और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तो बोल, नाम बता रहा है या नहीं? मायरा की आंखों में एक शातिर चमक थी जो उसकी बातों को और भी खतरनाक बना रही थी। वही उसकी बात सुनकर रोहित सोच में पड़ जाता है। कुछ पल बाद वो मायरा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कैसे यकीन करूं तुम पर? अगर मैंने नाम बता दिया और तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तेरी समस्या है, यकीन करना या नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता, मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया? मुझे नाम चाहिए, आई वॉन्ट दैट, बस डी नेम। मायरा की आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा था जो किसी भी पल फट सकता था। उसकी बात सुनकर रोहित डर से हकलाने लगा, मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, बस इतना जानता हूँ कि वो सानिया के बहुत करीब है और उसी के घर में रहता है। मेरी बात उससे सानिया ने ही करवाई थी। मैंने उससे कई बार नाम पूछा पर उसने नहीं बताया। एक बार नशे में भी उसका नाम जानने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। उसका डर सानिया के मन में इतना ज्यादा है कि वह मरना पसंद करेगी पर उस शख्स का नाम बताना नहीं। उसने मुझसे बस इतना कहा कि वो इंसान बहुत खतरनाक है, एक पागल वो। इतना कहकर वो उसने उम्मीद से मायरा को देखता है और हकलाते हुए आगे कहता, मम्मा मैंने सब सच बता दिया, प्लीज अब मुझे छोड़ दो मायरा। इतना कहकर रोहित अपनी रिहाई के ख्वाब देखने लगता है, ये सोचकर कि अब मायरा उसे जाने देगी और क्योंकि उसने सब सच बात दिया है, उसने सोचा कि अब वह आज़ाद हो जाएगा। वैसे भी वह सानिया से कोई प्यार व्यार नहीं करता था, वह तो बस उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि सानिया भी बस उसका इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसके डैड एक एमएलए थे। वे दोनों बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। सानिया के कहने पर उसने क्या कुछ नहीं किया, पर उसे नहीं लगा था कि वो पकड़ा जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई। 2 साल से वह मायरा के साथ है और आज मायरा इतनी बदली क्यों लग रही है? क्या 2 सालों से मायरा उसके साथ कोई गेम खेल रही थी? क्या उसे पहले से ही सब सच पता था? क्या वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी? उसे किसी भी तरह अभी यहाँ से निकलना था, बाद में तो वह मायरा को छोड़ेगा नहीं। वह यही सब सोच रहा था कि तभी एक भयानक धमाके के साथ उसके सिर के बीचों बीच एक गोली लगती है। उसकी सोच, उसके सपने और उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं।
क्योंकि उसकी बकवास सुन के मायरा पक चुकी, अब वो उसके कोई काम नहीं था, इसलिए उसने वहीं खड़े एक गार्ड की गन लेकर एक पल की भी देर किए बिना रोहित के सिर में गोली दाग दी, जिससे उसके शरीर में एक झटका लगा और वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। मायरा उस बंदूक वो वापस गार्ड की तरफ फेंकते हुए कहती है, ये तो किसी काम का नहीं था, ले जाओ इसे और इसकी लाश इसके बाप के घर के बाहर फेंकाओ। दुनिया पर बोझ था साला। उसकी आवाज में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर वो बिना पीछे मुड़े काशिश को अपनी सर्द आवाज में ऑर्डर देते हुए कहती है, नंबर 29, फॉलो मी। काशिश से उसे फॉलो करने को कह मायरा तेजी से चलते हुए उसी फ्लोर पर मौजूद दूसरे कमरे में जाती है। जैसे ही वह कमरे के अंदर एंटर करती है, कमरे के अंदर 3-4 गार्ड्स मौजूद थे। वो उसे देखते ही सीधे खड़े हो जाते हैं और उसके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। मायरा कमरे के अंदर आती है। वो कमरा एक सीसीटीवी रूम था, जहां दीवारों पर लगी बड़ी स्क्रीन पर दर्जनों फुटेज चल रहे थे। मायरा अपनी नजरें काशिश पर टिकते हुए उससे सवाल करती है, एक्सीडेंट की फुटेज लगाओ। और उस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ? मायरा का सवाल सुनते ही काशिश तुरंत उस दिन की फुटेज लगा देती है। स्क्रीन पर वह भयानक मंजर दिखने लगता है जब वह ट्रक तेजी से आकर मायरा से टकराया था। काशिश अपना सिर झुकाए हुए ही मायरा के सवाल का जवाब देती है, बॉस, जिस ट्रक ने आपका एक्सीडेंट किया था उसका ड्राइवर कुछ दूरी पर जाकर ही मर गया था, जहर से। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, पता नहीं चला कि उसने वो खुद खाया या किसी ने उसे जहर दिया था। उसकी बात सुनकर मायरा की आंखें और भी गहरी हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा कोई भाव नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले से ही यह सब जानती हो। वह धीरे से एक कुर्सी पर बैठ जाती है। उसकी निगाहें स्क्रीन पर उस दिन की फुटेज को खंगाल रही थी। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी तलाश थी जो अपने शिकार को ढूंढ रही हो। उस फुटेज में बस इतना दिख रहा था कि मायरा रोते हुए एक होटल से बाहर आती है और एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आकर उसे टक्कर मार देता है। बार बार फुटेज देखने के बाद भी जब उसे कोई सुराग नहीं मिलता तो उसकी मुठियां इस कदर कस गई कि वो सफ़ेद पड़ जाते हैं। वो कुर्सी पर सिर टिका की और आंखें बंद कर लेती है। उस कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी हो गई थी, बस सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मायरा की ठंडी आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए सबकी कानों में जाती। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। इसलिए कहते हैं, अपने दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इतना कह वो एक गहरी सांस ले अपनी आंखें खोलती और उसकी तीखी नज़र सीधे नंबर 27 पर पड़ती है। वो उसे देखते हुए कहती है, नो 27, राठौर परिवार में सबके फ़ोन टैप करो। सबके मतलब सबके, और ये काम इस तरह होना चाहिए कि उन्हें हवा तक न लगे। अपने सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। फिर उसकी नज़र नंबर 25 पर गई। वो उससे कहती है, नंबर 25, तुम राठौर परिवार में हर सदस्य के पीछे अपने सबसे अच्छे गार्ड्स लगाओ। कुछ भी जरा सा भी अलग लगे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। इतना कहकर मायरा रुकी। उसकी आवाज़ में वही ठंडक बरकरार थी, लेकिन उसके शब्द किसी आदेश की तरह भारी थे। और नंबर 29, तुम मुझे सबकी जानकारी निकाल कर दोगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात। और हाँ, किसी भी काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? इतना कहकर बिना एक पल रुके वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वह सीधे टॉप फ्लोर पर जाती है। ये पूरा फ्लोर उसका था, जहां कोई और बिना इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता था। वह बिना रुके सीधा अपने मास्टर बेडरूम में दाखिल होती है, जो काले और ग्रे के कॉम्बो से बना था। अंदर आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। उसे नहीं पता था क्यों, पर एक अजीब सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने बिना कुछ सोचे सीधे जाकर शावर के नीचे अपनी आंखें बंद कर लीं। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जैसे उसके भीतर की आग को बुझाने की कोशिश कर रही हों। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, जो अब लाल हो चुकी थीं। अपने गीले कपड़े उतारकर उसने एक काला बाथरोब पहना और कमरे में आ गई। उसके बाल गीले थे, जिनसे पानी टपक रहा था, और चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें थीं जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। वह बेड पर आकर बैठ गई और अपने लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जैसे नाच रही थीं। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि कमरे की एक दीवार, जिस पर एक बड़ी टीवी स्क्रीन लगी थी, अचानक जिंदा हो उठी। उस पर एक वीडियो चल रहा था। यह कोई नॉर्मल वीडियो नहीं था, बल्कि किसी जगह की लाइव फुटेज थी।
उस फुटेज को देखकर मायरा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है और एक सिगरेट लेकर उस जला और कश भरते हुए बड़े जुनून से उस लाइव रिकॉर्डिंग को देखने लगती है जिसमें कोई नहीं अभियान था जो अपनी कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। न्यूयॉर्क में अपने केबिन में बैठा अभियान बिना रुके बिना थके काम किए जा रहा था। उसने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी थी और शर्ट के 3 बटन खुले थे, जिससे उसकी कातिलाना शख्सियत और उभर कर आ रही थी। उसके बिखरे बाल उसके माथे पर पड़े थे, जो उसे और भी हैंडसम बना रहे थे। मायरा उसकी लाइव फुटेज देख रही थी। उसने अभियान के केबिन से लेकर हर जगह सीक्रेट कैमरे लगवा रखे थे, जिनका एक्सेस सिर्फ उसके पास था। पता नहीं अभियान को इस बात की खबर थी या नहीं। अभियान को देखते हुए उसकी आंखें गहरी हो जाती है। जिन आंखों में अब तक बेचैनी थी, उनमें सुकून और जुनून दोनों आ चुके थे। उसकी नज़र जैसे ही अभियान के हाथ की पट्टी पर जाती है, उसके कश थम जाते हैं। वह बस ऐसे ही सिगरेट हाथ में लिए अभियान को देखे जा रही थी। शायद उसे देखने में ऐसा सुकून इसलिए मिल रहा था क्योंकि यह उसकी मोहब्बत था, उसका जुनून था। अभियान को काम करते देखते हुए मायरा को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग जाती है। रात का समय था। फोन की रिंगटोन से मायरा की नींद खुली। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र सामने अभियान पर पड़ती है, जो अभी भी काम में डूबा हुआ था। उसे देखकर मायरा की भौहें सिकुड़ जाती है। वह सोचने लगती है, यह अभी तक काम कर रहा है, ऐसे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसका फ़ोन फिर से बज उठाता है। वह बिस्तर से उठकर टेबल के पास गई, फ़ोन उठाया और देखा कि केएसआर का कॉल था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। रात के 9:30 बज रहे थे। समय देखकर उसने अपना माथा सहलाते और खुद से बोलती है, इतना टाइम हो गया, मैं कैसे भूल गई कि मुझे घर भी जाना है। ये सोचते हुए उसने कॉल उठाया। सामने से केएसआर की सख्त आवाज़ आई, तुम कहाँ हो? मायरा को उनकी सख्त आवाज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े ही कोमली जवाब दिया, बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? केएसआर ने सामने से कहा, काफ़ी देर हो गई है, घर कब तक आ रही हो? उनकी बात सुन मायरा ने लापरवाही से कहती है, ओह दीदी, रिलैक्स, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर उसने सामने वाले की बात सुने बिना ही कॉल काट देती है। दूसरी तरफ केएसआर फ़ोन कटने पर उसे से घूरने लगते हैं। फ़ोन काटकर मायरा की नज़र वापस अभियान पर पड़ती है, जो अभी भी काम कर रहा था। उसे देखकर मायरा कुछ सोचने लगी और वहीं खड़े होकर वह कपड़े बदलने लगती है, लेकिन उसकी आंखें अभियान से एक पल के लिए भी नहीं हटी। कपड़े बदलकर वह थोड़ी देर में वहां से निकल जाती है। अपनी कार में बैठकर वो एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ खुद से कहती है, घर तो जाना ही पड़ेगा, आखिर असली मज़ा तो वही आएगा। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई अपनी बुगाटी को तेजी से भगाकर वहां से निकल जाती है।